हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हमने मैकेनिज़्म ऑफ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मैकेनिज़्म ऑफ ह्यूमरल का अध्ययन कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा से आशय यह वह विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है जिसमें एंटीबॉडीज़ भाग नहीं लेती। प्रारंभ में CMI से आशय देह में अधिक संवेदनशीलता और हाइपर सेंसिटिविटी उत्पन्न करना मात्र माना जाता था, अतः इसे तरल प्रतिरक्षा से कम महत्वपूर्ण माना गया। इसे त्वक परीक्षण द्वारा जांचा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में इसके बारे में काफ़ी शोध कार्य किया जा चुका है, जिसके आधार पर इसका महत्व जीवन व स्वास्थ्य हेतु काफ़ी बढ़ गया है। इसे अंतर्गत होने वाली क्रिया में त्वचा पर गांठ बनना, सूजन आना, घाव होना, छोटी छोटी फुंसियाँ उत्पन्न होना जैसी घटनाएं होती हैं। लैंडस्टेनर व चेज ने 1942 में प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया कि कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बाधित होता है। CMI अविकल्पी एवं वैकल्पिक परिजीवी, जीवाणुओं, कवक, प्रोटोजोआ प्रतिरोपण, कैंसर एवं रोपण जैसी क्रियाओं में होने वाली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब कोई परजीवी प्राणी की कोशिका को संक्रमित करता है तो CMI हेतु प्रेरण और इंडक्शन की क्रिया होती है। इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की संवेदी टी कोशिकाएं एंटीजन के विरुद्ध प्रेरित होती हैं। जब एंटीजेनिक निर्धारक के संपर्क में संवेदी कोशिकाएं आती हैं, वह स्फोटन रूपांतरण एवं क्लोन बनाने का कार्य आरंभ कर देती हैं। यह क्रिया लसिका पर्वों के परिवलकुट क्षेत्र और पेरिकॉर्टिकल रीजन में प्रारंभ होती हैं। सक्रिय लिम्फोसाइट्स जैविक रूप से सक्रिय उत्पाद लिम्फोकाइनेस को मुक्त करते हैं। इन लिम्फोकाइनेस के प्रभाव में ही मैक्रोफेज एवं अन्य एक कॉलोनी कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों का नाश करना आरंभ कर देती हैं। लिम्फोकाइनेस नियमनकारी प्रोटीन्स होते हैं जिनका कार्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का नियमन करना, रेटिकुलोएंडोथेलियल कोशिकाओं की वृद्धि व कार्य पर नियंत्रण करना होता है। मोनोसाइट्स एवं मैक्रोफेज से इसी प्रकार के प्रोटीन पदार्थ जिन्हें मोनोकाइन्स कहते हैं एवं कुछ अन्य कोशिकाएं जिनको हम साइटोकाइन्स का स्रावण करती हैं, जो लिम्फोसाइट्स को सक्रिय बनाती हैं तथा इनके द्वारा द्वितीय प्रकार के इंटरक्लूनिकन का स्रावण करती हैं। ये 7 भिन्न प्रकार के पहचाने जा चुके हैं। लिम्फोकाइनेस मैक्रोफेज के एवं परिधीय ल्यूकोसाइट्स के विचरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये मैक्रोफेजेस के भक्षाणुनाशन क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया में वृद्धि करते हैं। इनकी संख्या में वृद्धि एवं समूहन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। स्फोटन रूपांतरणकारी क्रियाओं में वृद्धि करते हैं। यह क्रिया जीवाणु एवं विषाणुओं के प्रति भिन्न तरीके से की जाती है। उदाहरणतया तपेदिक रोग का जीवाणु माइकोबैक्टीरियम मैक्रोफेज द्वारा अंतःग्रहित कर लिया जाता है। यह वहाँ वृद्धि व गुणन करता है, ग्रोथ करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है टीबी का। अतः इस पर
प्रतिरक्षिकाय प्रभाव उत्पन्न करने में अक्षम रहती हैं। मैक्रोफेज कोशिकाएं सुग्राहित होकर सक्रिय हो जाती हैं। ये लिम्फोकाइन्स का स्त्रावण कर इनका नाश करती हैं। कुछ मैक्रोफेज कोशिकाएं एकत्रित होकर गांठों ग्रेनुलोमा का विकास करती हैं, जो एक आवरण बनाकर इन्हें सीमित रखती है। इस प्रकार रोग अन्य निकटवर्ती भागों में फैलने से रुक जाता है। कोड ब्रेसिलस कवक से विकसित रोगों के प्रति भी यही प्रक्रिया की जाती है। विषाणुओं के प्रति CMI भिन्न प्रकार से क्रियाशील होती है। विषाणु पोषक में प्रवेश कर जाते हैं। ये विषाणुविक प्रोटीन बनाती हैं जो कोशिका की सतह पर आ जाते हैं। इन्हें T धारक कोशिकाएं पहचान लेती हैं एवं केवल उन्हीं पोषक कोशिकाओं का नाश करती हैं जिनमें विषवणित प्रोटीन होते हैं। T लसिका कोशिकाएं इंटरफेरॉन का निर्माण करती हैं जो जीवाणुओं का भी नाश करती हैं। प्रतिरोपण द्वारा प्राप्त अंग, प्रतिरोपण अर्थात ट्रांसप्लांटेशन द्वारा प्राप्त अंग वृक्क, रेटिना, त्वचा आदि के उपरांत ऊतक कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा एंटी टिश्यू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जीवाणुओं के प्रति की जाने वाली क्रिया के समान ही की जाती है। अंग प्रतिरोपण और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के उपरांत ग्राही व्यक्ति में प्रतिरक्षक अवरोधी औषधियाँ प्रतिरोपित अंगों को बनाए रखती हैं जो अपना कार्य सामान्य रूप से करते रहते हैं। प्रतिरक्षी अनुक्रिया के फलस्वरूप इन्फ्लामेशन के उपरांत साइटोकाइन्स का स्त्रावण किया जाता है। लिम्फोसाइट्स द्वारा स्त्रावित पदार्थ लिम्फोकाइन्स कहलाते हैं। मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस द्वारा स्त्रावित पदार्थ मोनोकाइन्स कहलाते हैं। साइटोकाइन्स कोशिकीय सिग्नल का कार्य कर वृद्धि, गमन व विभेदित जैसी क्रियाओं का नियमन करते हैं। प्रमुख साइटोकाइन्स इंटरल्यूकिन व इंटरफेरॉन हैं। इंटरल्यूकिन 1 के 2 कारक 1970 में पहचाने गए हैं। ये मोनोसाइटस व मैक्रोफेजेस द्वारा स्त्रावित होते हैं। इंटरल्यूकिन IT कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है, इनके गुणन में तीव्रता लाता है। यह इंटरफेरॉन के साथ मिलकर T कोशिकाओं की क्रिया में वृद्धि लाता है। यह B कोशिकाओं के गुणन, वृद्धि व विभेदनकारी क्रियाओं में तीव्रता लाता है। यह B लिम्फोसाइटिक कोशिकाओं से प्रोस्टाग्लैंडिन का स्त्रावण करता है। यह घावों के भरने में सहायक होता है। इंटरल्यूकिन 2 यह T सेल्स की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। इनके ग्राही से बंधन बनाने, क्लोनिंग करने में सहायक होता है। इंटरल्यूकिन 3, 4, 5, 6 व 7 भी खोजे जा चुके हैं। इंटरफेरॉन की खोज 1957 में इज़ाकस व लिंडेमान द्वारा की गई। ये प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं। ये 3 प्रकार के पाए गए हैं। पहला है इंटरफेरॉन अल्फा जो ल्यूकोसाइट से स्त्रावित होते हैं। दूसरा इंटरफेरॉन बीटा जो फाइब्रोब्लास्ट से स्त्रावित होते हैं। तीसरा इंटरफेरॉन गामा जो T लिम्फोसाइट से स्त्रावित होते हैं। इंटरफेरॉन कोशिका सतह पर विशिष्ट ग्राही बिंदुओं पर बंधन बनाते हैं। ये ग्राही माध्य कोशिका क्षण
क्रिया करते हैं, ये टी व बी कोशिकाओं पर प्रतिरक्षा हेतु नियामक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में सामंजस्य पाया जाता है, किंतु कभी कभी इनमें विरोधाभास भी देखने को मिलता है। कई मामलों में किसी एंटीजन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई जाती है। यह स्थिति उस समय होती है जब प्राणी में एंटीजन के प्रति विशिष्टता दर्शाने के गुण का हास्य हो जाता है। ऐसा एक ही एंटीजन के बार बार प्रवेश कराने पर होता है, किंतु ऐसा एक ही विशिष्ट एंटीजन के साथ होता है। अन्य सभी के साथ सामान्य प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। ऐसे प्रतिरक्षी सहनशीलता या प्रतिरक्षी अनु उत्तरदायिता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्रंथि के हार्मोन का प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर प्रभाव। थाइमस ग्रंथि का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थाइमस ग्रंथि के हार्मोन कोशिका माध्यता प्रतिरक्षा पर प्रभाव रखते हैं। यह ग्रंथि कोशिकीय प्रतिरक्षा व तरल प्रतिरक्षा की अनुक्रियाओं हेतु आवश्यक होती हैं। यह रक्ताणु कोरक ऊतकों से स्तंभ कोशिकाओं के टी कोशिकाओं में विभेदन में भूमिका रखती हैं। यह बी कोशिकाओं से प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन स्रावण कराने पर भी अपना प्रभाव रखती हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। थैंक यू।